Am I audible? Yes, good evening. गुड इवनिंग टू ऑल। आवाज आ रही है आपको मेरी? Am I audible to all? Yes. Audio and visual aids are good. Is there any issue with audio and video? तुम लोगों को वीडियो प्रॉपर नहीं भी आती है तो तुम कह देते हो यस मैम, पर अब आएगी अच्छे से। अभी चेक करो। ये तो वही बात हो गई है। मेरा भी मैं ही ध्यान रखूं, तुम्हारा भी मैं ही ध्यान रखूं कि मुझे कुछ दिख रहा है तो भी मैं ही देखूं तुम्हें सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो भी मैं ही जस्टिफाई करूं। स्क्रीन ब्लर है। अभी देखो। आई थिंक अभी नहीं होना चाहिए स्क्रीन स्क्रीन ब्लर। अभी ठीक है। अभी ठीक है स्क्रीन। अब ठीक है। ओके। सो लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? अभी सबको क्लियर है ना? हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? पिछली क्लास जो थी माइक्रोब्स की, ऑर्गेनिज्म की और उनके पैथोजेंस के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में हमने एक रिकेप किया था बड़ा सा। उसके बाद में अपन ने एक न्यू चैप्टर, एक न्यू जर्नी स्टार्ट की थी और उसमें हमने देखा था कि जो माइक्रोब्स है वो हमारी डेली रूटीन ऑफ लाइफ के अंदर किस तरह से हेल्पफुल है। ठीक है। जिसमें हमने देखा कि जो फूड या हाउस होल्ड थिंग्स है उसमें माइक्रोब्स हमारी कैसे मदद कर रहे हैं दैनिक दिनचर्या के अंदर। साथ में हम आगे जो फर्दर इनके न्यू टॉपिक्स है वो देखेंगे जिसमें हमको ये देखना है कि एंटीबायोटिक या फिर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके से माइक्रोब्स हमारी हेल्प कर रहे हैं, या हम बताएं कि सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है या वाटर प्लांट ट्रीटमेंट्स जो होते हैं उसमें माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं और किस तरीके से जो होता है वाटर प्यूरिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हैं। इसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि जो भी माइक्रोब्स है, ठीक है, वो हमारे बायोगैस बनाने में, बायोफ्यूल बनाने में किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। या फिर अपन बात करते हैं कि जो इंसेक्टिसाइड्स है, बायो इंसेक्टिसाइड्स हो गए हमारे यहाँ पे, या फिर हम होमिसाइड्स है बायो, वो सब जो है प्रोडक्ट्स है जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, उनमें माइक्रोब्स का कितना बड़ा रोल है। हमने देखा
कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, एक तरीके से हमारी लाइफ में इन्फेक्शन लेके आ जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। लेकिन कुछ कहते हैं ना गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया, उसी तरीके से कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी लाइफ को ईज करने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। तो जो अब तक की फाइंडिंग्स है, इसमें ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स है जो आपकी डे टू डे लाइफ को इजी करने में, चाहे वो आपका हाउस होल्ड हो, चाहे आपकी एंटीबायोटिक या फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हो, चाहे आपके बेवरेजेस हो, चाहे वो आपके एंजाइम्स हो या मेडिसिन में कुछ एंजाइम्स जो यूज होते हैं वो हो, या फिर हम बात करें कि आपका जो बायोफ्यूल्स आ रहा है, जो आपके बायोगैस आ रहे हैं, जो आपकी वो जो खाद डालते हो आप खेतों के अंदर, है ना, वो सब क्या है, किससे बनाई जाती है? एक तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अगर बात बात करें तो माइक्रोब्स जो होते हैं इट विल हेल्प अस। ठीक है, तो वो हमें क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं विच हेल्प अस। ओके, तो अब हम उसके बारे में फिर से देखते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। वन बाय वन मुझे बताओ कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने कौन सा डायमेंशन माइक्रोब्स इन आवर लाइफ कंप्लीट किया था? फर्स्ट, तो कल हमने कंप्लीट किया था हाउस होल्ड में माइक्रोब्स का क्या यूज है। हाउस होल्ड्स में माइक्रोब्स का क्या यूज है, जिसके अंदर हमने, मुझे जल्दी जल्दी आंसर दोगे आप लोग कि हमने कौन कौन से हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स थे जिनके अंदर माइक्रोब्स का, पहले मुझे प्रोडक्ट्स के नाम भी बताओ। क्या होता है कि हमें बेसिक नहीं पता था, हम जंप कर जाते हैं उसकी क्रिटिकलिटी पर। ठीक है, सो हमने देखा कि क्या क्या बनाया था हमने माइक्रोब्स के साथ में। जल्दी बताओ मुझे। यस, कार्ड बनाया था। ठीक है, वेरी गुड। चीज बनाया था, आपने देखा आपके आपने चीज भी बनाया था। इसके अलावा आपने क्या बनाया था? योगर्ट बनाया था। ठीक है, योगर्ट बनाया। उसके बाद में और क्या बनाया है अपन ने? ब्रेड बनाया। यस, ब्रेड बनाया। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या बनाया? कर्ड, चीज, योगर्ट, ब्रेड और बटर। वेरी गुड टिंकल, बटर बनाया था। बटर। और क्या बनाया था अपन ने? और एक चीज हमने क्या बनाई थी? इडली, है ना, इडली, डोसा, इडली डोसा। वेरी गुड। और हमने क्या बनाया था इडली डोसा के अलावा? विनेगर बनाया था। यस, यस, विनेगर भी बनाया था। ठीक है, विनेगर। तो इससे ये साबित हुआ कि एटलीस्ट आपको क्लास में क्या चल रहा है आप अवेयर है उससे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने ये बनाया, पर कैसे बनाया। तो अब मुझे वन बाय वन जो है, आप इन सब में किस प्रकार के माइक्रोब्स का इस्तेमाल हुआ है मुझे आंसर दे दो। ठीक है, और कौन से प्रोसीजर से हमने क्या बनाया है, ये सारी चीजें बनाई हैं। कार्ड के अंदर कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है? जल्दी बताओ मुझे। कार्ड के अंदर कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल करना है? जल्दी बताओ। आज ही आपने दही जमाना है और जो दही जमाया है उसके अंदर जो माइक्रोब डाला है उस माइक्रोब का नाम क्या है? अरे वेरी गुड, क्या नाम है? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैसिलस, है ना, या लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो हमें कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, है ना, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस क्या किया? उसका इस्तेमाल किया, जो कि क्या करेगा? लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलिस है, जो एक तरीके का किस प्रकार का माइक्रोब्स है? हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स है। क्या है? हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स है। लैब की फुल फॉर्म क्या होगी? लैब की फुल फॉर्म क्या होगी? क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में कि लैब जो है एक तरीके का माइक्रोब्स है, उसकी फुल फॉर्म बताओ। जल्दी बताओ मुझे लैब्स की फुल फॉर्म। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वेरी गुड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि एक तरीके का क्या है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ठीक है, एसिडोफिलस। यहां तक स्क्रीन क्लियर है आपको? स्क्रीन थोड़ा सा उधर जा रहा है ना। ठीक है, तो इसको अपन इधर ले लेते हैं। वापस बताओ मुझे, कर्ड के अंदर जो अपन ने यूज किया, ठीक है, कर्ड,
कार्ड के अंदर जो माइक्रोब्स यूज किए वो तो आपको अच्छे से पता लग ही गए हैं कि हमने लैब करके जो है वो माइक्रोब्स यूज किया है। अच्छा, फूड क्वालिटी किस तरीके से बढ़ा देता है ये वाला माइक्रोब्स? फूड क्वालिटी के अंदर क्या इंक्रीज करता है, जल्दी से बता दो मुझे। क्वेश्चन आप ही का है कि दूध से दही बनते पहले दही में कौन सी खासियत बढ़ जाती है? दूध से दही बनते ही पहले कौन सी खासियत जो है वो बढ़ जाएगी उस फूड की? यस, कौन सा विटामिन ऐड हो जाएगा उसके अंदर? वेरी गुड, उसके अंदर विटामिन कौन सा ऐड हो जाएगा, जल्दी बताओ मुझे। विटामिन कौन सा ऐड कर दिया जाता है? दूध से भला दही, दही से भली क्या, दही से भला बटर छाछ, है ना? उससे भला पनीर, योगर्ट। तो हम जो है हम माइक्रोब्स जो है यूज करके किसी भी फूड की क्या बना रहे हैं? गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। वेरी गुड टिंकल, दिस इज B12। B12 जो है वो दही के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में ये क्या करता है, गट्स, जो गट है उसके जो माइक्रोब्स है, ठीक है, उसकी जो डिजीज है उसको भी क्या करता है, चेक। चेक मतलब, चेक मतलब दूर करता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने दूध से दही बनाते ही पहले उस फूड की क्या है, क्वालिटी बढ़ा दी है। और वो क्वालिटी बढ़ाने के अंदर हमारे को कौन सा माइक्रोब हेल्प कर रहा है? लेब माइक्रोब, लैक्टो एसिड बैसिलस, ठीक है ना, या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये अपन ने कर्ड बनाया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दूसरा अपन ने क्या बनाया था, चीज बनाया था, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट अपन ने क्या बनाया था, चीज बनाया था। तो चीज के बारे में भी मुझे बता दो कि टाइप ऑफ चीज, तीन चीज के नाम बता दो मुझे जल्दी से। फर्स्ट वन इज, सेकंड वन इज और थर्ड वन इज। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि हमने तीन चीज बनाई थी, ठीक है। तो तीनों चीज के बारे में हमको पता था कि किस चीज को बनाने में किस प्रकार के माइक्रोब्स का यूज किया जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कौन सी चीज बनाई थी? यस, टेल मी फास्ट। यस, हमने बनाई थी स्विस चीज, ठीक है, स्विस चीज बनाई थी। यस, देन उसके बाद में हमने कौन सी चीज बनाई थी? कॉटेज चीज। कौन सी बनाई थी? कॉटेज चीज, ठीक है। उसके बाद में हमने कौन सी चीज बनाई थी? रॉकफोर्ट चीज, ठीक है, रॉकीफोर्ट चीज, ठीक है। तो अब मुझे इन तीनों के अंदर कौन कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में बता दो, कि इसमें कौन सा माइक्रोब्स, इसमें कौन सा माइक्रोब्स, इसमें कौन सा माइक्रोब्स। साथ ही साथ में ये तीनों चीज एक दूसरे से अलग क्यों है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टिंकल जवाब दे रही, वेरी गुड, कि स्विस चीज यूज होता है, कॉटेज चीज बनाया गया, रॉकफोर्ट चीज बनाया गया। अब तीनों के माइक्रोब्स का नाम भी बता दो आप। छप जाना चाहिए आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर, है ना, कि वॉट एवर जो भी हम आसपास में खा रहे हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ जो भी माइक्रोब्स है आपको याद होना चाहिए। वेरी गुड। तो जो हम स्विस चीज बना रहे हैं, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, ठीक है, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट अपन ने देखा कि कॉटेज चीज बनाया था। कॉटेज चीज के लिए हमने कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया था? वेरी गुड, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। क्या यूज किया था? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है। एक और यूज किया था, एक और इस्तेमाल किया था, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, मुझे ये भी बता दो, जब तुमको ये पता है तो तुमको ये भी पता है कि जो कॉटेज चीज होती है, ठीक है, उसके अंदर अपन बात करें, या स्विस चीज होती है उसके अंदर अपन बात करें तो लार्ज पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लार्ज पोर्स पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले तो मुझे इसका आंसर भी बता दो, इसका भी माइक्रोब्स का नाम बता दो, कि जो रॉकवर्ड चीज है वो कौन से माइक्रोब से बनाई जाती है, उसके लिए कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है? पेनिसिलियम रॉकी, पेनिसिलियम
रोकीफोर्स। वेरी गुड। सो क्वेश्चंस यहाँ पे हमको माइक्रोब्स के नाम तो पता चल गए हैं। मैंने ये चीज बोला था कि जो ये चीज होती है इसमें लार्ज करके बड़े बड़े जो होते हैं होल्स पाए जाते हैं। इस पोर्स का कारण क्या है, ये पोर्स क्यों होते हैं, जल्दी बताओ मुझे। ये माइक्रोब्स ऐसा क्या करते हैं कि उसके अंदर लार्ज पोर्स बन जाते हैं, वो थोड़ा सा फूला फूला हो जाता है, जमाते इतना सा है, बन इतना ज्यादा, उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो पोर्स है वो उसको क्या करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। तो क्या कारण था उसका? यस, उसका कारण बताओ मुझे फास्ट। देखो बच्चों, आप सबका मुझे आंसर चाहिए। फास्ट क्यों होता है ऐसा? कुछ एक प्रकार की गैस का फॉर्मेशन होता है, उस गैस का नाम क्या है? CO2। क्या है? CO2 बन जाती है बेटा। तो CO2 बनने के कारण क्या होता है, उसमें बड़े बड़े लार्ज पोर्स पाए जाते हैं। पोर्स मतलब छेद पाए जाते हैं या होल पाए जाते हैं। ठीक है, वो CO2 की वजह से है। ठीक है, और उसी की वजह से उसका टेस्ट और उसका फ्लेवर भी क्या होता है, टेस्ट भी इनहेंस होता है, फ्लेवर भी इनहेंस हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। करेक्ट है। तो ये हम यहाँ पर हमने क्या खत्म किया, चीज चीज खत्म किया। अच्छा, इसके अंदर एक खास क्वालिटी होती है, इसका जो कलर, ये किससे, कौन से मिल्क से बनाया जाता है? रॉकफेट चीज जो है वो कौन से, ये तो सब जो है वो हमारी जो केटल्स है, गाय वगैरह बनाया जाता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल दूध का इंतजाम करना पड़ता है। शिप मिल्क, वेरी गुड टिंकल, शिप मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी गुड। तो शिप मिल्क, आई विल डेफिनेटली टेक द नेम ऑफ दिस, जो भी मेरे साथ स्टूडेंट्स है, बिकॉज इतना मुझे बोरिंग नहीं रखना है। सो यू पीपल आर ओके विथ, अगर मैं आप लोगों के नाम लेती हूँ, ऐसा नहीं हो, अगर आप अच्छा क्वेश्चन करोगे आंसर तो मैं उस समय भी आपको अप्रिशिएटिंग वे में बताऊंगी, और अगर रॉन्ग आंसर करोगे आई विल डेफिनेटली स्कॉल्ड यू पीपल। ठीक है, विद द नेम ओनली। सो इट इज आवर क्लास। जैसा हमारा क्लास होता है, भले हम डिस्टेंस पे है, पर हमारी क्लास को हम माहौल कैसा रखेंगे, लाइक यू आर इन फ्रंट ऑफ मी, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, और हम आराम से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। करेक्ट है? यस। किसी को कोई प्रॉब्लम? यस। सो हम्म तो आगे हम चलते हैं। हमने यहाँ तक क्या पढ़ लिया था, चीज कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि चीज तो हमने बना ली, अब अपन क्या बनाएंगे? दूसरा दूसरा अपन क्या बनाएंगे, जल्दी बताओ। दूसरा हम बनाएंगे योगर्ट। क्या बनाएंगे? तीसरा हमने जो फूड आइटम बनाया था वो कौन सा बनाया था? योगर्ट बनाया था। ठीक है, योगर्ट जो है वो बनाया। उसके अंदर हम कौन से, योगर्ट जो है ऑलमोस्ट जस्ट लाइक दही वाले माइक्रोब्स ही अपन इसमें क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। या फिर हम कहे तो जो हमने किस में यूज किया था, एक तो अपन है क्या करना है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। जल्दी बता दो मुझे माइक्रोब्स का नाम। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस यूज करेंगे। इसके अलावा दूसरा माइक्रोब्स हम कौन कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? लैक्टिस के अलावा, लैक्टिस के अलावा, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस के अलावा हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, थर्मोफिलस। ठीक है, थर्मोफिलस। ओके, नेक्स्ट और कौन सा माइक्रोब्स अपन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, स्ट्रेप्टोकोकस के अंदर, सॉरी योगर्ट के अंदर? लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। वेरी गुड, वेरी गुड टिंकल। लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस, बुल्गेरिकस। तो हमने 3 प्रकार के माइक्रोब्स लिए योगर्ट बनाने के लिए। ठीक है, इन तीनों के हमको नाम जो है वो पता होने चाहिए कि हमने क्या यूज किए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, या फिर हमने यूज किया है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस,
या लैक्टोबैसिलस बुल्गेरिकस। अच्छा, ये प्रोसीजर कौन सा फॉलो करता है? जितने भी माइक्रोब्स हम जो है वो यूज करते हैं, वो उस जो रॉ प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उसका क्या करता है, कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं उसको उसकी फूड क्वालिटी को और उसकी कंसिस्टेंसी को चेंज करने के लिए फर्मेंटेशन क्या यूज करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं वो। चाहे भले हमने जो भी बनाया है उसमें कौन सी प्रोसेस लग रही है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस लग रही, क्या लग रही है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस लग रही है। ठीक है, तो ये सब तुम्हारे पास में अभी कॉपी पेन होना चाहिए। हम बहुत अच्छे से कल वाली क्लास को कंफाइन कर रहे हैं, ठीक है, और वही हम जो है याद भी करेंगे। तो आपके पास में एक कॉपी एक पेन होगा एज इट इज, जैसा मैं लिख रही हूँ। हाउ मेनी टाइम यू कैन राइट डाउन, जितनी बार आपको लिखना है आप उतनी बार लिखो, क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो लिख लिख के ही याद करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि स्टडी का बेसिक फंडामेंट्स होता है कि जब आपके सारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं तब कोई चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छे से याद रहती है। आपका आंखों से आप उस चीज को देख सकते हो, आप कानों से सुन सकते हो, मुंह से बोल सकते हो, हाथ से राइट डाउन कर सकते हो, तो आपको चीज ज्यादा अच्छे से याद रहेगी। करेक्ट। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन ने क्या बनाया था, योगर्ट बनाया। योगर्ट के लिए भी हमने माइक्रोब्स यूज किए थे और साथ साथ में वो फर्मेंटेशन करके हमको क्या कर रहा है, योगर्ट बना करके दे रहा है। ठीक है, अब अपन चाहे तो अब फोर्थ प्रोडक्ट अपन ने क्या बनाना है, बटर। बटर बनाओ भाई, बटर बना लो। बटर कैसे बनाओगे, बटर बनाने के लिए किस माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट। एक तो हमने देखा था कि कॉमन ही चल रहा है, ठीक है, कौन सा कॉमन चल रहा है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस तो क्या है, कॉमन ही चल रहा है। ठीक है, थोड़ा बटर है तो उसको बटरी ही कलम यूज करूंगी मैं। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है, एक तो हमने ये वाला माइक्रोब्स ही यूज कर लिया। नेक्स्ट अपन ने कौन सा यूज किया था, एक नया सा नाम दिया अपन ने उसका, यस जल्दी बताओ मुझे, कौन बताएगा मुझे, वेरी गुड टिंकर, ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रियोनम, ल्यूकोनोस्टॉक सिट्रो सिट्रोविनम या वोनम, जैसा भी आप बोलो, सिट्रोवोनम। तो भाई मैडम पिंकी पिंकी लिख रही है बटर को, क्योंकि हम लोग भी क्या करते हैं, लोगों को बटर लगाते हैं थोड़ा सा सुंदर तरीके से। आप लोग भी लगाते हो क्या किसी को बटर, किसी से काम निकालने के लिए? तो बटर जो होता है वो हेल्प करता है अपना काम निकालने के लिए स्मूथ सा, इसलिए मैंने क्या थोड़ा सा पिंकिश कर दिया उसको। ठीक है, तो हमने दो माइक्रोब्स जो है वो इस्तेमाल किए हैं क्या बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए। ठीक है, टिंकल बोल रही है यस मैम बटर लगाते हैं हम, ठीक है, वेरी गुड। कितनों के लगाया है टिंकल अपने बटर, हम्म, बताओ भाई, लास्ट बटर कब लगाया और किसके लगाया? मैंने तो लगा ही नहीं सकते हो आप लोग, है मैं तो बहुत दूर हूँ। सो लास्ट बटर किसके लगाया तुमने, कौन सा काम निकलवाया? हम्म, कोई नहीं, माफ किया। चलो, सो हमने बटर भी बना लिया है यहाँ पे। और बटर के लिए हमने जो माइक्रोब्स है वो देखे थोड़े से अलग कलर के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट अपन देखें कि आई एम नॉट रिव्यूइंग दिस ऑल पीपीडीज व्हिच आई एम राइट डाउन हियर, जो कि मैं लिख रही हूँ ताकि वो आपको थोड़ा सा जब भी आप देखो क्लास के अंदर और तो आपको कंफाइंड स्ट्रक्चर आपके सामने हो, ठीक है, अदर देन थ्योरी। समझ में आया? सो नेक्स्ट अपन ने क्या बनाया था, ब्रेड बनाया था। क्या बनाया, ब्रेड। अच्छा बताओ ब्रेड का कलर कौन सा रखा जाए, ब्रेड का कलर कौन सा रखा है, ब्राउन तो रख नहीं सकते, ठीक है, चलो येलो ही रख देते थोड़ा सा। तो ब्रेड बनाते हैं अपन, दिख रहा है आपको ये कलर, दिख रहा है क्या, यस, ब्रेड, ओके। सो ब्रेड बनाने के लिए हमने एक प्रकार का बेकरी ईस्ट का इस्तेमाल किया था। उस बेकरी ईस्ट का नाम बता दो मुझे जल्दी से, सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी।
सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ये है आपका मस्त प्यारा सा ब्रेड। इसको बनाने के लिए इसके अंदर जो माइक्रोब लगा है वो कौन सा लगा है? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, ये आपने ब्रेड बनाया है इससे। ठीक है, तो ब्रेड ये एक प्रकार का क्या है बेटा? यूकैरियोटिक माइक्रोब्स है। क्या है ये? यूकैरियोटिक टाइप का क्या है? माइक्रोब्स होता है। जो माइक्रोब्स है वो है किस टाइप का? ये फंगस। क्या है ये? एक प्रकार का फंगस है। ब्रेड जो होती है वो फंगस से बनती है। ठीक है, इसको अपन एक और नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको हम क्या बोलते हैं? बेकरी ईस्ट या फिर बेकर। जो हम बेकर्स, ठीक है, तो बेकर ईस्ट के नाम से भी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो हमने ब्रेड भी बना लिया। अब क्या बनाना है? अब क्या बनाओगे आप लोग? जो आपको बनाना है मैं तैयार हूँ। क्या बनाना है आपको नेक्स्ट? विनेगर बनाना है। विनेगर, ठीक है। विनेगर जो है वो किस एक प्रकार का क्या है? किस तरीके का एसिड है ये? एसिटिक एसिड है। किस तरीके का एसिड है ये? एसिटिक एसिड है। जो किससे बनता है? जो किससे बनता है? फास्ट। विनेगर जो है वो किससे बनता है? बहुत ही अच्छा, इसी के नाम से एसिटिक एसिड होता है एक तरीका। जो किससे बनता है? एसिडो बैक्टीरी, या फिर एक तरीके से हम देखें तो एसिडोबैक्टर। एसिडोबैक्टर एसिडी, एसिडोबैक्टर एसिडी। क्यों हमने? क्योंकि इसको विनेगर के जो एसिड पाया जाता है वो क्या है? एसिडिक एसिड है। ठीक है, और उसको बनाने वाले जो माइक्रोब्स है उसका नाम क्या है? एसिडोबैक्टर एसिडी। समझ में आई बात? याद हो जाएगा अपन को यहाँ तक। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो टेक 30 सेकेंड और मुझे बताओ। यहाँ हमने कल वाले जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनाए थे, इसके अलावा इडली सांभर जो भी अपन बनाते हैं वो भी फर्मेंटेशन का ही पार्ट है ना। कोई आपसे आकर के पूछ ले कि ये इडली का डो कैसे बना ओवरनाइट सोक करने के कारण, उसमें कौन सी ओवरनाइट प्रोसेस हुई कि हमने गलाया इतना था और वो फूल के इतना बड़ा हो गया। आप लोगों के पास में आंसर है क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। आप बोलोगे मम्मी इसके अंदर क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? फर्मेंटेशन हुआ। और फर्मेंटेशन में उसमें क्या बन गया? CO2 बन गई, और उसकी वजह से आपने रखा इतना सा था वो फूल के इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करता है। तो यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो हम आगे बढ़े। टेक 30 सेकेंड फॉर क्वेश्चन। ओके, मैंने जितना पूछना था मेरी साइड से मैंने पूछ लिया और आपके पास में लकीली सबके आंसर है। सो अब आपकी तरफ से कोई डाउट है तो वो भी रेज कर दो, है ना। जान के ही हम आगे बढ़े तो फार बेटर है ना। ओके, सो जल्दी बताओ मुझे। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में से 1 मिनट तो मैंने ही ले लिया। चलो अब और 30 सेकेंड। नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। सो हम अब आगे बढ़ते हैं कुछ नए प्रोडक्ट के साथ में, जिसमें कुछ हम सीखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से। चलो इसका आंसर बताओ मुझे। Which of these process does not give off CO2? इनमें से कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है? ऑप्शन है हमारे पास में लैक्टेट फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, अल्कोहल फर्मेंटेशन, नन ऑफ द अबव। इनमें से कौन से फर्मेंटेशन के अंदर CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है? आप ही को ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और आप ही को आंसर करना है। ठीक है, which of these process does not give off CO2?
लैक्टिक फर्मेंटेशन के अंदर CO2 बनती है क्या? अभी दिख रहा है प्रॉपर? ठीक। सो आंसर दो मुझे फास्ट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि माइक्रोब्स जो है वो यूज आते हैं, जो भी वो हम हाउस होल्ड हो या किसी भी प्रोसेस में अपन यूज कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? फर्मेंटेशन कोर्स करेंगे। क्या करेंगे? फर्मेंटेशन कोर्स करेंगे। मैं कह रही हूँ, भले आप कोई सा भी माइक्रोब्स कौन सी भी इंडस्ट्री में यूज करो, उसका मेन जो काम है वो है फर्मेंटेशन। ठीक है। साथ में मैं बोल रही हूँ कि फर्मेंटेशन के अंदर मैं आंसर नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रूपरेखा दिखा रही हूँ, आप मुझे आंसर करोगे। फर्मेंटेशन से होती है CO2 प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? CO2 प्रोड्यूस होती है। ठीक है। अब इन दो के आधार पर मुझे आंसर दे दो, यहाँ पे क्या मैच हो रहा है? किसके अंदर फर्मेंटेशन में? लैक्टेट फर्मेंटेशन, अभी दूध दही छाछ आपने बनाया है तो फर्मेंटेशन हो रहा है ना उसके अंदर। यस। तो इसमें तो बनेगी CO2। नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन में बनेगी क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर CO2 बनेगी। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला हम दारू भी बनाएंगे तो इसमें भी CO2 का प्रोडक्शन होता है। झाग आते हैं ना, आपको झाग मिलते हैं, तो आंसर जिसने भी लिखा है थोड़ा सा गलत है, राहुल। सो ये भी नहीं हुआ। तो किसमें CO2 का प्रोडक्शन जो होता है वो नहीं होगा? विच ऑफ दीज प्रोसेस डज नॉट गिव ऑफ CO2? अभी आंसर ढूंढो। अच्छा मैं अभी बता दूं या थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग और करना है? दो ऑप्शंस को मैंने क्लेरिफाई किया है। सेकंड, अगर आप ऑप्शंस दे रहे हो, मुझे आप प्रोसेस भी लिख के बताओ। क्या एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर CO2 प्रोडक्ट होती है, प्रोड्यूस होती है? देखो एक्सप्लेनेशन तो बनता है, ठीक है, मैडम ने दो आंसर तो बता दिए। आंसर तो मैं ढूंढ लूंगी, ढूंढ लूंगा, बट मैंने आंसर क्यों दे दिया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 जो होती है वो प्रोसेस में प्रोड्यूस नहीं होती, प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों? क्यों? अच्छा आप लोगों की इसके अंदर जो भी आप राइट डाउन कर सकते हो अदर देन चैट्स, आप यहाँ पे पेज के अंदर जो भी आप चार्ट बनाते हो या जो भी फ्लो बनाते हो, क्या आप उसकी फोटो शेयर कर सकते हो इसके अंदर? इस चैट के अंदर आर यू कैपेबल टू शेयर वॉट एवर यू आर राइट डाउन इन द पेज? पेज में लिखने के टाइम जो भी आप पेज में लिखते हो मुझे यहाँ पे शो हो सकता है क्या स्क्रीन पे, जैसे आपके मुझे मैसेजेस शो हो रहे हैं? ट्राई करो एक बार। होता है क्या? फोटो वगैरह थोड़ी मीडिया चेंज नहीं होती ना, ओनली चैट है यहाँ पे। करेक्ट। ओके ओके ओके। सो आंसर इज एरोबिक respiration. Answer is aerobic respiration, Tinker and Rahul.
बट मैं तब तक इसको आगे फ्लो नहीं करूंगी जब तक मुझे आप इसका आंसर जस्टिफाई नहीं कर दोगे। मुझे एग्जैक्ट आंसर से मतलब नहीं है, मुझे उसकी फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कि मैंने वो आंसर क्यों दिया है। 1000 टाइम टोल्ड यू पीपल कि हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का आंसर बनता है, तो हमें वहीं से क्लियर करना है हमारे चार्ट्स को, हमारे ब्रेन को, हमारी फिजियोलॉजी जो भी हम पढ़ रहे हैं किसी भी चीज की, है ना, जो भी पाथवे अपन यूज कर रहे हैं। मुझे एक बार कोई बताए कि मैं बोल रही हूँ या आप बोल रहे हो या राहुल बोल रहा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर CO2 का प्रोडक्शन नहीं होता है, कैसे? तो ही मैं मानूंगी कि ये आंसर आपने सही दिया है। आई नो आंसर राइट है या रॉन्ग है, आपको भी पता है कि राइट और रॉन्ग क्या है, बट कैसे, वो कैसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी नेक्स्ट टाइम कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको क्योंकि बहुत अच्छे से पता है कि ये कैसे नहीं हो सकता है। जैसे मैंने अभी बोला, है ना, मैंने दो क्लिक दिए आपको, है ना, दो हिंट दिए, आपने लमसम आंसर दे दिया। अगर मैं ये हिंट नहीं देती तो किसी ने जैसे तीसरा आंसर दिया, वो आंसर क्यों, आपको उसका भी कि मैंने ये आंसर क्यों दे दिया, इसका मतलब मुझे कुछ तो गलत पता है इस प्रोसेस के बारे में। यही क्वेश्चन करने का तरीका होता है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर फंडामेंट्स चलते हैं हैंडलिंग के, कि मैंने ये क्वेश्चन जो गलत आंसर किया है वो गलत क्यों कर दिया, इट मीन्स दैट मुझे उसके बारे में पता नहीं है ना। और जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बाउंस करने वाला हूँ, शिफ्ट करने वाला हूँ, उससे पहले मेरे को तो नींद नहीं आएगी, मैं इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन सॉल्व करूंगा। मुझे चारों ऑप्शंस पता होने चाहिए कि ये चारों ऑप्शंस जो दिए हैं वो किस क्वेश्चन के आंसर आगे जाके बन सकते हैं। इसी तरीके से क्या होगा बेटा, इसी तरीके से आपका जो नॉलेज है, जो कंटेंट है आपके ब्रेन के अंदर, वो थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। क्या है, मैंने बोल दिया बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। तो 37 डिग्री सेल्सियस आपने बोल दिया, 98.6, ये तो सबको पता है। बट ये ऐसे जो एग्जैक्ट आंसर वाले चीज होती ना, अगर 100 क्वेश्चंस है जिसमें से 70 क्वेश्चन ऐसे एग्जैक्ट आंसर वाले होंगे, सब सही करके आएंगे। ऑलमोस्ट 60 to 70% जो लोग हैं वो उस जो 70 क्वेश्चन है उसको राइट करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो एज इट इज आंसर है, ठीक है। लेकिन बच्चे जो 30% पर्सन होते हैं, जो 30% क्वेश्चन होते हैं, वो चलते हैं माइंड गेम से, और वहां पे वही बीट कर पाता है जिसको ऐसे पूरा का पूरा फिजियोलॉजी पता होता है किसी भी क्वेश्चन का, समझ में आई? तो तभी आप मेरिट के इन अराउंड घूम पाते हो। एग्जामिनर बहुत समझदार होते हैं, वो डिसाइड करते हैं हमने 40 क्वेश्चन तो 30, फॉर एग्जाम्पल 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो मैं 40 क्वेश्चन तो ऐसे डालूंगा नॉन क्वेश्चन, ठीक है, जो सबको ही आ जाएंगे, मैं डिग्री बढ़ाऊंगा। उसके बाद में मैं 30 क्वेश्चन तो ऐसे डालूंगा जो 100 बच्चे अगर बैठे हैं तो उनमें से 50% को आएंगे ही आएंगे। लेकिन अब मैं जो 15 क्वेश्चन है और फिर जो 15 क्वेश्चन है, तो जो मैं 15 क्वेश्चन है मैं इतने टफ डालने वाला हूँ या घुमा के डालने वाला हूँ कि वो कितने लोगों को आएंगे, हार्डली हार्डली 20 लोगों को और आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो 15 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, ये मैं ऐसे डालूंगा जो बहुत जीनियस है ना, उसको भी नहीं आएगा, उनमें से सिर्फ हार्डली कुछ 4 से 5 लोगों का आएंगे, हार्डली, अगर उसने पूरी हिम्मत लगा दी तो, वरना वो भी नहीं। तो हमें ये नहीं बनना है, ठीक है, हमें ये भी नहीं बनना है। हमारी कैटेगरी ये होनी चाहिए कि हम यहाँ तक पहुंच सके, है ना, इस तक पहुंचना है हमको, क्योंकि यहीं पे रिजल्ट सेट हो जाता है और यहाँ पे मेरिट सेट होती है कि कौन टॉपेस्ट रहेगा, जिसने यहाँ पे दिमाग लगा के स्टॉर्मिंग करके नियर सम आंसर किए आउट ऑफ 10 और 15 नंबर में से, वो यहाँ पे भी कम से कम 5 से 6, उसको भी बेचारे को 5 से 6 नंबर, जो बहुत जीनियस पढ़ के गया है उसको भी इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो हमें कम से कम यहाँ इधर तक पहुंचना है। ये दो जो तुम सोचते हो ना, अरे यार इनमें से मैं अभी 4 क्वेश्चन पढ़ूंगी, 3 के आपको आंसर पता है, और जो पिन पॉइंट लाइनिंग होती है एकदम ट्रिकी आंसर भी नहीं होकर के पॉइंट आंसर से, जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसको सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर। Saccharomyces cerevisiae is used primarily for Saccharomyces cerevisiae is used primarily for making of, ठीक है, बेकिंग, ब्लीचिंग, बायोफ्यूल, नन ऑफ द अबाउ, ठीक है। सो आंसर इज वेरी गुड, बेकिंग में यूज कर रहा है, अभी बनाया ना मैंने, बेकिंग ब्रेड, बेकरी, है ना। तो सबको अभी ये सबको पता है, नॉट ट्रिकी क्वेश्चन, एकदम पॉइंट आंसर, है ना, ये सबको पता है यहाँ पे। तो इसमें आपको, इसमें राहुल को भी मिल जाएगा एक नंबर, इसको टिंकल को भी मिल जाएगा एक नंबर, इसमें तारा को भी मिल जाएगा, इसमें खुशबू को मिल जाएगा, पर यहाँ कौन जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को कोई हैंडल करेगा तो ही वो किसमें आएगा, उस मैराथन में, उस पेपर में पासिंग में, मतलब पासिंग तो नहीं कह सकते, बट आप लिस्ट में टॉप पे आओगे, सिलेक्शन नोट पे आओगे, समझ में ही बात। तो हमें ऐसे हैंडलिंग करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। ये बहुत, अभी आपका जो बच्चे हो 11th 12th जो भी है फर्स्ट ईयर, लेकिन ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक बहुत ही बारीकी होती है जो आपको हमेशा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। आई ऑलवेज फॉलो दिस, और मैंने अब तक के ऑलमोस्ट 11 to 12 एग्जाम्स क्लियर किए हैं विदाउट एनी माइनस मार्किंग। आई हार्डली चूज अ माइनस मार्किंग, हर बार हार्डली मेरे को शायद एक या दो माइनस मार्किंग मिलती है, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं। मैं बिलीव नहीं करती कि मैं 100 के 100 क्वेश्चन कर लूं, मैं बिलीव करती हूँ कि जो मैं करूं, जितना मैं करूं, मैं राइट करके, बिकॉज मेरा जो प्रिंसिपल है, मैं भी सबका हो ना हो थोड़ा सा एक बोरिंग क्लास में थोड़ा सा ट्विस्ट ऐड करने के लिए, या फिर हम एक दूसरे को और जानने के लिए मैं बताऊं, मैं बिलीव करती हूँ स्टडी में, जहां पे एक स्टोरी बोलती हूँ मैं आपको, है ना। क्या होता है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, ठीक है। अब मैंने पूछा कि मैंने दो ऑप्शंस दी, सॉरी व्हाट इज दिस, जैसे कि ये हो गया हॉर्स, मैंने हॉर्स की तरफ आपको फिंगर किया, आई पुट अ फिंगर फॉर हॉर्स, ठीक है। मैंने हॉर्स की तरफ फिंगर, देखो मुझे नहीं पता कि आप इस प्रिंसिपल को फॉलो करो, सबका अपना अपना इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है, कैसे कैसे पढ़ाई करना, हो सकता है आप मुझसे, और मुझे हो सकता है कि यकीन है मुझे कि आप मुझसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो, आपको बहुत आगे जाना है, मुझसे भी बहुत आगे जाना है, लेकिन फिर भी, जैसे मैंने पूछा कि बेटा ये क्या है, मैंने 3 लोगों से पूछा, एक ने बोल दिया मैडम हॉर्स है, ठीक है, दूसरे ने भी बोल दिया मैडम हॉर्स है, तीसरे ने भी बोल दिया मैडम हॉर्स है, चौथा बोलता है मैडम डोंकी है, ठीक है, चौथा बोलता है मैडम डोंकी है, अब डंकी है, ठीक है। अब क्या किया, ये जो चौथा बोल रहा है ना बेटा, ये सबसे बड़ा मूर्ख होता है, बताओ कैसे, कि ये ऐसा नालायक इंसान है, अगर ये बोल देता ना कि मैडम मुझे नहीं पता है, तो मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाती उसके ऊपर, पर अब इसने हॉर्स की जगह क्या बोल दिया, डंकी, इससे क्या मतलब, इससे क्या साबित होता है, इस नालायक को चलो हॉर्स क्या है ये तो नहीं पता, पर इसको तो डंकी क्या है ये भी नहीं पता, यहाँ तो ये और भी नीचे बॉटम में जा रहा है, समझ में आया। मतलब रॉन्ग आंसर जब भी आप देते हो ना, आप अपने आप से सवाल किया करो, यार चलो ठीक है इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं पता था, लेकिन जो मैंने आंसर दिया है, जो मैंने गलत आंसर दिया है, ठीक है, इट मीन्स मुझे अब भी एट अ टाइम पे दो चीजें नहीं पता, जो आंसर दिया है गलत उसके बारे में भी मुझे सही नहीं पता, और जो सही आंसर था जो मैंने नहीं दिया उसके बारे में भी मुझे नहीं पता। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, वैसे ये बहुत सिंपल सी स्टोरी है, कि नहीं आता मत आंसर करो, पर कम से कम रॉन्ग आंसर करके और ज्यादा तरीके से अपने नॉलेज को डिवास्ट मत करो, समझ में आई बात। थोड़ा प्रेशर डालो, मैंने क्या आज तक, मैं जब भी आपको क्वेश्चन सोल्व करा रही हूँ, मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि आप एक रूपरेखा, मैं आपको रूपरेखा देती हूँ ताकि आप लमसम आंसर के,
और वो ट्रिकी होते बेटा। उसके अंदर आपको ट्रिक्स बनानी पड़ेगी, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, है ना, कि ये चीज ऐसी क्यों हो गई है। जैसे मैंने बताया कि इस पैथोजन का जो है वो टारगेट ऑर्गन पर्टिकुलर, जैसे मैंने बोल दिया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हुआ, तो मैंने फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर मैंने टारगेट ऑर्गन बता दिया तो साइन एंड सिम्टम भी मैं कैसे रिलेटेड टू अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही बताऊंगी, लंग्स का नहीं बताऊंगी। गॉट इट। तो मेरा मेरे को याद है कि इसका टारगेट ऑर्गन, तो मेरे को अगर किसी एंगल पे जाकर के उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन जो कि उसका आंसर नहीं है ये पता है, तो मैं चौथा चौथा तो डेफिनेटली उसका ऑप्शन होगा, क्योंकि मुझे एक्सक्लूड करना आता है किसी भी एमसीक्यू क्वेश्चन का कि इसमें से कौन सा है जो उसका आंसर नहीं है। समझ में आई बात। और ये जो जर्नी है मेरी मल्टीपल एग्जाम्स को क्रैक करने की, उसने मेरा ये प्रिंसिपल मुझे बहुत हेल्प किया है कि मैं नेगेटिव माइनस मार्किंग नहीं करती हूँ एग्जाम में। आई डू नॉट बिलीव दैट कि मुझे 100 में से 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। आई बिलीव अगर मैंने 80 क्वेश्चन पूरे के पूरे सही सॉल्व किए, मैं 80 से सेटिस्फाइड हूँ। मेरे 80 क्वेश्चन जो है वो राइट होने चाहिए और वो मुझे मेरिट में टॉप पे रख देगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन मैं जब एग्जाम से बाहर निकलती थी और लोग बोलते थे अरे हमने तो 150 क्वेश्चन थे, 150 के 85 सॉल्व कर लिए। मैं उनको बोलती थी मैंने तो 90 ही सॉल्व किए। बट एट द टाइम ऑफ द रिजल्ट मुझे 90 का गारंटी होता था कि इसमें से मुझे कोई मार्क्स मेरे काट नहीं सकता। और क्योंकि आई एम नॉट जीनियस दैट मच, तो हो सकता है कि एक आध मेरे को -1 या 2 या 2.5 इतनी माइनस मार्किंग मिलेगी, ये मुझे गारंटी होती थी कि क्योंकि कई बार ट्रिकी क्वेश्चंस में हम जो आंसर चुनते हैं वो हो सकता है कि एग्जामिनर्स के हिसाब से वो आंसर नहीं है, उस केस में मुझे इतना ही रहता था कि, और ऐसा ही होता था कि मेरे 90 में से मुझे मुझे पता है मेरे 87 मार्क्स तो आएंगे, और वो 150 वाला 60 ला रहा है ना, 50 ला रहा है, लिस्ट से ही बाहर हो। आपको डिसाइड करना है आपको किस टाइप का स्टूडेंट। अभी नहीं, लाइफ में आगे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स आएंगे, आपको ऐसी ही स्टडी, बहुत फाइन स्टडी करनी होती है। मैंने आपको क्या बोला था, वॉट एवर यू आर लर्निंग आपके ब्रेन में फिक्स होना चाहिए। भले रोजाना 2 चीज याद करो, ठीक है। टाइम बहुत जरूरी होता है स्टडी को देने के लिए, वो टाइम भी बहुत जरूरी है जितना सिटिंग कर सकते हो, बट पढ़ाई हमेशा अंदर से होनी चाहिए, मजे के साथ में होनी चाहिए। स्ट्रेस नहीं पालने का है जीवन में कभी भी, ठीक है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आप लोग बताओ कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बट आई फॉलो दिस फिनोमिना, आई फॉलो दिस प्रिंसिपल इन माई लाइफ, ठीक है। मे और मे नॉट आई एम समवेयर, बट आई होप कि अगर शायद इससे आपको हेल्प मिले लाइफ में कुछ मुझसे भी बेस्ट, या मैं बहुत बड़ा अचीव करने में, करेक्ट। तो मेरे बच्चे गधे के बारे में भी जानते हैं और घोड़े के बारे में भी जानते हैं, ऐसा मैं होप रख सकती हूँ आप लोगों से। यस, ठीक है, ओके। सो इसके अंदर बैंकिंग है ना, आंसर इज बैंकिंग। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ LAP इन आवर स्टमक। व्हाट इज, इसीलिए मैं बोलती हूँ आज मैंने अगर इतना सा पढ़ाया है तो छाटो जाके क्वेश्चंस कि इस टॉपिक में से मैं कितने क्वेश्चंस रोज प्रैक्टिस कर सकूं, रोज नहीं। मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैं आपको बोलूं आपको वास्तव में एग्जाम्स क्वालिफाई करना है, मैंने अगर इतना सा भी पैराग्राफ आपको दिया है एज ए कंटेंट, है ना, तो आपको उसमें और अपने एडिशनल नोट्स ऐड करने हैं। और वो एडिशनल नोट्स आप कैसे ऐड कर सकते हो, आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। मैंने अगर इतना सा पढ़ा, एक पेज पढ़ा और उसके मैंने अगर 15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए ना बेटा, एट द टाइम ऑफ जैसे क्लास रिलीव होती है, जैसे आपको टाइम मिलता है आप, और फिर उसके बाद में ये मैडम नहीं, ये नहीं सोचना आपको है कि मुझे बेसिक पता है इस चीज का जो मैडम ने डिलीवर कर दिया, ये तो मेरा है ना भाई, कंटेंट मैं इसको वास्ट बनाना चाहूंगा या वास्ट बनाना चाहूंगी, और मुझे वो कहाँ से मिल रहा है, क्वेश्चन से मिल रहा है ना। तो आपकी हंगर खत्म नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रैक्टिस से ही आपको जब कॉन्फिडेंस इन द एग्जामिनेशन कम्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस ओनली, ठीक है। और उसके लिए आप सप्ताह भर का वेट मत करो, डेली
क्योंकि अगर आपने एक पैराग्राफ पे 5 से 6 क्वेश्चन हैंड टू हैंड सॉल्व कर लिए, देन आप उसमें एडिशनल ऐड करते जाओगे, अच्छा ये चीज है इसको भी मैं ऐड कर सकता हूँ, मे बी इन फ्यूचर मेरे को क्वेश्चन में हेल्प करेगा। गॉट इट? या ये कुछ नया ऐड हो गया, ये भी मैं यहीं लिख लेता हूँ, इसी नोट्स पे लिख लेता हूँ, ये मेरा अगर क्वेश्चन आया तो मैं यहाँ तो नहीं चूकने वाला। ठीक है, करेक्ट। मैं क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट टास्क मानती हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर, और साथ ही साथ मैं ये मानती हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है क्वेश्चन आंसरिंग। और मैं ये मानती हूँ, जैसा कि मैंने डे टू डे 3 क्लास में बोला, किसी भी बुक को उठा लो, हमें आंसर तो मुझे पता है ना भाई, क्वेश्चन वाला, क्वेश्चन का आंसर देने वाला कुछ भी आंसर दे, आंसर तो मुझे पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स भी पढ़ी है जिसमें जो भी जिसका भी रिटर्न बुक है वो, ठीक है, क्वेश्चन है उसका उसने आंसर गलत किया है, मैंने कभी जज नहीं किया कि उसने आंसर गलत किया, वो उसका प्रॉब्लम है भाई, मेरे को पता है कि इसका राइट आंसर कैसा है और क्या होने वाला है। सो डू नॉट जज द बुक, जज योर सेल्फ फॉर द आंसर। आंसर आपको आना चाहिए, ना कि जिसने वो बुक लिखी है उसको आना चाहिए। करेक्ट? तो मुझे तो मेरे ब्रेन को हंगर खत्म करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, मुझे कहीं से भी मिल जाए। मैंने इवन दो 100 क्वेश्चन वाली भी बुक कहीं से मिली है, मैंने सॉल्व की है, और आपने ये सॉल्व करी और अपने हिसाब से उसको आंसर किया है। डजंट मैटर कि उसने एग्जामिनर ने क्या, उसने बुक्स जिसने बुक्स लिखी है वो क्या आंसर दे रहा है, और अगर वो रॉन्ग है, वो रॉन्ग आंसर है, वो दे रहा है वो रॉन्ग आंसर है, वो भी आप ही को पता है और आप ही को फाइंड आउट करना है कि इसने गलत आंसर दे दिया, क्योंकि राइट आंसर तो ये है। समझ में ही बात? करेक्ट? तो जब आपको खुद को ही नहीं पता होगा तो आप राइट एंड रॉन्ग कैसे डिसाइड कर पाओगे? तो फर्स्ट कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। करेक्ट? नेक्स्ट इसका आंसर दे दो मुझे, व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ एलएबी इन आवर स्टमक? causing souring of milk by decreasing nutritional quality, increase the amount of vitamin D, check disease causing microbes, it produce alkaline which coagulate and partially digest the milk proteins। तो इसमें से आपको ये पूछ रहा है कि जो लेब है, जो दही बना रहे हैं हम, ठीक है, उसमें लेब जो है वो स्टमक में जाकर के वो बैक्टीरिया जो है वो क्या करने वाला है। ठीक है, तो दूध से दही बनते पहले आपको याद आना चाहिए कि दूध से दही बनते पहले क्या क्या जो है वो क्वालिटीज इंक्रीज हो जाएगी, दही के अंदर क्या क्या अवेलेबिलिटी, मतलब कि उसकी क्वालिटीज जो है वो क्या बढ़ने वाली है। तो वही ऑप्शन में क्लियर कट शो हो रहा है। सो बताओ मुझे कि वो अगर गट वॉल में जाएगा दही, है ना, और दही के अंदर क्या है, एल है, वो एल गट वॉल में जाकर के क्या करने वाला है, क्या करने वाला है? फास्ट, जल्दी बताओ, आंसर बताओ। वेरी गुड। ये चेक करेगा डिजीजेस को, यानी कि जो भी नेगेटिव, जो भी रॉन्ग या जो फॉल्स पैथोजेंस है, या फिर हम कहें कि जो बैड बैक्टीरियाज है, उनको हमारे गट वॉल में जाकर के ये क्या करेगा, मार देगा। चेक मींस रिमूव कर देगा या डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आंसर इज सी। ये बोल रहा है, फर्स्ट आंसर बोल रहा है कॉजिंग सॉरिंग ऑफ मिल्क बाय डिक्रीजिंग न्यूट्रिशन। लैब तो इंक्रीज कर रहा है ना न्यूट्रिशन क्वालिटी, डिक्रीज थोड़ी कर रहा, क्वालिटी को बढ़ा ही रहा है ना। तो ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। मैडम ने बोला ही नहीं, मैडम तो बोल रही है दूध से भला दही, दही से भली छाछ, छाछ से भला पनीर, पनीर बटर योगर्ट, तो आंसर में नहीं है ये तो। ठीक है, फिर इसके बाद में बोल रहा है इंक्रीज ऑफ द अमाउंट ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी तो नाम ही नहीं आया, क्या नाम आया था, कौन से विटामिन का नाम आया था, B12 का। ठीक है, तो दूसरा भी नहीं होना चाहिए इसका ऑप्शन। वेरी गुड। तीसरा बोल रहा है, चलो तीसरा को हटाओ, इट प्रोड्यूस एल्कलाइन। ऐसा कोगुलेशन, ऐसा कहीं भी फिजियोलॉजी में नहीं है। इसकी तो फिजियोलॉजी क्या है, दूध से दही बनने की, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, है ना, CO2 प्रोडक्शन। तो ये फिजियोलॉजी तो मानते ही नहीं है। तो 3 आंसर तो गलत है ही, और चौथा अपने आप में आंसर है। ऐसे सॉल्व करना है आपको। करेक्ट? नेक्स्ट, द माइक्रोब्स यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। फिर से वापस, कौन सा माइक्रोब ब्रेड बनाने में काम आता है? नॉट ट्रिकी क्वेश्चन, इंस्टेंट आंसर, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर।
नेक्स्ट, which of the following microbes is used for ripening of Swiss cheese? स्विस चीज बनाने में कौन से माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है? नॉट ट्रिकी क्वेश्चंस, डायरेक्ट आंसर, द आंसर इज स्विस चीज। जल्दी बताओ। सिंकल, वेरी गुड। सी, आंसर इज प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मानी। ठीक है, से शेर और से ही स्विस। ठीक है, ऐसा। ठीक है, कैसे भी याद करो, तुम्हारा मन है ना, मन के मते ही चलना है तो तुम्हारे मन से चल लो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल ड्रिंक फ्रॉम सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया या फिर सदर्न इंडिया मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम? आगे पढ़ाऊंगी मैं इसके बारे में। ये पूछ रहा है कि जो पाम है, ठीक है, उसके सैप को फर्मेंट करके एक प्रकार की क्या होती है, बेवरेज बनाई जाती है। ठीक है, ताड़ी, ताड़ी बोलते हैं, ताड़ी बोलते हैं। ठीक है, वो किस, उसको क्या बोलते हैं? ताड़ी, रॉ है ना, क्या बोलते हैं? ताड़ी। ताड़ी जो होती है अल्कोहल जैसा फर्मेंटेशन होता है। ठीक है, पीने से नशा आता है, साउथ के अंदर बहुत यूज होती है ताड़ी। न्यूज में भी आपने सुना ताड़ी पीने से इतने लोगों की मौत हो गई, ऐसा भी सुना होगा आपने। बैड तरीके से प्रिपेयर करके कहीं बार जो रॉ बनाई जाती है, तो न्यूज पेपर अगर आप पढ़ोगे तो शायद आपने कभी इसका नाम जरूर सुना होगा, ताड़ी। ठीक है, आंसर इज ताड़ी। ओके, आंसर यहाँ पे क्या बनाया जाता है? उस पाम जो है उसको फर्मेंट करके ताड़ी बनाई जाती है, ताड़ी तोड़ी जो भी आप बोलते हो। ठीक है, क्लियर? चलो, तो यहाँ तक हमने एक पेज खत्म किया है हाउस होल्ड प्रोडक्ट का। नेक्स्ट अपन चलते हैं कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यस, नो? सो हम आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोब्स हमारी इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल होते हैं। जितनी भी इंडस्ट्री, चाहे हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज का बात करें, अल्कोहल प्रोडक्शन की हम बात करें, एंटीबायोटिक बनाने की हम बात करें, एंजाइम्स बनाने की हम बात करें, या कुछ प्रकार के ऑर्गेनिक एसिड बनाने की हम बात करें, इतनी सारी इंडस्ट्रीज जो है उन सब में क्या होता है, माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है। तो उन माइक्रोब्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने देखा कि जो माइक्रोब्स हैं इंडस्ट्री में, ठीक है, जो बड़े बड़े जो भी फर्मेंटेशन कर, जैसे क्योंकि हम लार्ज लेवल, अब दही तो अपन क्या है, एक छोटे से बर्तन में भी जमा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको अगर लार्ज स्केल पे कुछ काम करना है, इंडस्ट्रियल स्केल पे कुछ काम करना है, तो हम एक प्रकार के वेसल्स का इस्तेमाल करते हैं उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, जिनको हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स। क्या बोलते हैं? माइक्रोब्स क्या करते हैं, कौन सी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो हम उनको क्या बोलेंगे, फर्मेंटर या बायोरिएक्टर। ठीक है, ये क्या होते हैं, बड़े बड़े फर्मेंटेशन चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल्स पे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नो रॉकेट साइंस, बड़े बर्तनों को फर्मेंट या क्या बोलते हैं, बायो रिएक्टर। करेक्ट, ओके। नेक्स्ट, अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, एंटीबायोटिक बनाएंगे। हमारी एक फैक्ट्री हम डालने वाले हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, हम जो फैक्ट्री डालेंगे सबसे पहले फार्मास्यूटिकल के अंदर एंटीबायोटिक बनाने की। ठीक है, सबसे पहले इस टर्म का यूज किसने किया था, नो रॉकेट साइंस, नाम याद करना, जन्मदाता का वॉक्समैन। ठीक है ना, वॉक्समैन ने 1942 के अंदर सबसे पहले एंटीबायोटिक टर्म का इस्तेमाल किया था। अब मुझे क्वेश्चन बताओ कि इससे पहले हमने पढ़ा था एंटीबॉडी, एंटीबॉडी टर्म का सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? एंटीबॉडी टर्म का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? हो, कैसे नहीं पता बच्चों? वेरी डिसअपॉइंटमेंट, वेरी डिसअपॉइंटिंग। बताओ यार, सबसे पहले एंटीबॉडी शब्द का
इस्तेमाल किसने किया था? मैं पूछ रही हूँ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, ये तो एंटीबायोटिक का, वॉक्समैन ने तो एंटीबायोटिक टर्म का यूज किया था। आई एम आस्किंग एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स, लास्ट चैप्टर। क्या मैडम, बार बार पिछले उठा देते हो? हम तो सोते रहते हैं, आप हमको जगा देते हो। हम्म, ऐसे नहीं सोने देने वाली। कोई लुइस पास्चर का नाम याद करो वापस, पहली बार जिन्होंने एंटीबॉडी टर्म का यूज किया था। आप तो सब बोलेंगे यस। ये तो मुझे फोटो पे आते आते दिल में रुकी बात वाली बात हो गई कि हमको तो पता ही था मैडम कि किसने यूज किया था। किसने यूज किया था, जल्दी बताओ। अरे मैंने मुंह से ही बोल दिया यार। लुक्का छुपी का गेम भी खत्म हो गया। फिर आप लोगों ने क्यों नहीं दिया आंसर? क्योंकि मैडम ने बोला था कि घोड़ा नहीं पता तो गधा भी नहीं पता, लेकिन किसी ने गधे का नाम इस्तेमाल किया है वर्क्स में। ऐसा ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसा एग्जाम्पल सेट मत करो मेरे स्टूडेंट होकर के, है ना। यस, लुईस पास्चर ने पहली बार एंटीबॉडी टर्म का इस्तेमाल किया था, पढ़ा था ना अपन ने। यस, ओके। सो यहाँ हमने देखा सबसे पहले एंटीबायोटिक टर्म का इस्तेमाल वॉक्समैन ने किया था 1942 के अंदर। और सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक बनाई गई थी? सबसे पहले द फर्स्ट एंटीबायोटिक नेम इज पेनिसिलिन। क्या है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी, जो कि किसने फाइंड आउट की थी, किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाई थी, ये भी क्वेश्चन है। फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक, ठीक है, किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने बनाई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और पेनिसिलिन जो थी वो किससे किससे निकाला था उसने, किससे एक्सट्रैक्ट किया था उसको? पेनिसिलिन नोटेटम नामक मोल्ड से। किससे? एक पेनिसिलिन नोटेटम नामक मोल्ड था, उस मोल्ड में उसने एक्सपेरिमेंट किया, उससे ही उसने क्या एक्सट्रैक्ट किया और क्या निकाला? एक एंटीबायोटिक निकाला, जिसको उसने नाम दिया पेनिसिलियम। और उसको निकालने वाले थाले से आदमी का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, थाला नहीं बोल रहे, बस तुम्हारा तो ऐसे ही थाला नहीं था। आज आप जिंदगी में जो एंटीबायोटिक्स देख रहे हो, जो आपको सर्वाइविंग के लिए हेल्प कर रही है, बहुत सारी डिजीज को किल कर रही है, यहाँ से शुरू हुआ था उसका। ठीक है, ही इज द पर्सन जिसने एंटीबायोटिक का एक नया जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन लाया था। ठीक है, एक तरीके से माइल्ड स्टोन था इस व्यक्ति के पास में। समझ में आई बात? कौन से सन में? 1928 के अंदर। और उससे पहले जो भी इंफेक्टेड होते थे ना बेटा, वो अपनी इम्यूनिटी अगर नहीं यूज कर पा रहे तो उनकी डेथ निश्चित होती थी। समझ में आई बात? पर यहाँ से क्या हुआ, एक बहुत ही बूम आया फार्मास्यूटिकल के अंदर, क्योंकि ही इज द गाय, ही वाज द पर्सन जिसने बीमारियों को, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में एक बहुत ही स्टेप लिया, जिसमें उन्होंने पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक को फाइंड आउट किया एक मोल्ड से, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम मोल्ड। ठीक है, ओके। अब इन्होंने जो ये एंटीबायोटिक निकाली थी, इसको एज एंटीबायोटिक एस्टेब्लिश एंटीबायोटिक यूज करने में किसने आगे फर्दर काम किया था? आर्नेस्ट चेन ने एंड होमवर्ड फ्लोरी ने, तीनों ने मिलकर के। एंटीबायोटिक तो यही थी, पेनिसिलियम। ठीक है, एंटीबायोटिक तो क्या होता है ना, बेसिक नॉलेज तो यहाँ से आ गया, कच्चा कच्चा। ठीक है, कच्चा पक्का आया थोड़ा सा, 80% 70% काम तो किन्होंने कर दिया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पर दो और जो लोग थे, आर्नेस्ट चेन और होमवर्ड ने, इस पे ही काम किया। अब ये चीज जो थी वो तीन लोगों के अंडर में आ गई। ठीक है, तीन लोगों के अंडर में आ गई। एक था अलेक्जेंडर, या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग। ठीक है, एक अर्नेस्ट, अर्नेस्ट चेन,
और तीसरे थे फ्लोरीन। ये तीनों व्यक्तियों ने मिलकर के इसको फाइनल एंटीबायोटिक बनाया यूज करने के लिए, इस एंटीबायोटिक को। बाद में इनको जाकर के बड़े बड़े प्राइजेस मिले हैं इस चीज के लिए, ठीक है। क्लियर है? यस, आगे बढ़े। यस, वेरी गुड। अब ये कुछ एंटीबायोटिक विजिबल है क्या आप लोगों को? हाँ मुझे तो है, आप लोगों को है? यस यस यस। हार्डली 5 मिनट्स मोर, यू पीपल में भी शायद थक गए होंगे, ठीक है। सो हम सिर्फ एंटीबायोटिक और उसके माइक्रोब्स के बारे में आज थोड़ा सा बढ़ेंगे। सो एंटीबायोटिक्स, कौन कौन से एंटीबायोटिक्स और कौन कौन से माइक्रो सिस्टम में इस्तेमाल किए गए, मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट किया। आपको तो एज इट इज क्या है लिखना है और याद रखना है, ठीक है। सो पहला है पेनिसिलिन, ठीक है। कौन से माइक्रोब से निकाला इसको? पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। जो कि मैंने अभी इतनी अच्छी कहानी बताई थी इसके बारे में। ये तो पहला एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए जिस माइक्रोब का इस्तेमाल करता है, ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम है। स्ट्रेप्टो स्ट्रेप एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेप्टो है ना, आर ई है वो, है ना, आर ई, इधर ई लगेगा। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसस, ठीक है। तो माइक्रोब्स के नाम है बेटा, याद ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। स्ट्रेप्टो इरिथ्रोसिस, देखो नाम है ना, वैसे ही कुछ आसपास का ही माइक्रोब्स लिखा गया है ना, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस लिख दिया। इरिथ्रोमाइसिन है तो स्ट्रेप्टो को एस इरिथ्रोसिस आ गया, ठीक है। वैंकोमाइसिन है तो वैंकोमाइसिन है, वैंको के लिए स्ट्रेप्टोफ्लोरिडी, स्ट्रेप्टोकोकस फ्लोरिडी, ठीक है, स्ट्रेप्टोफ्लोरिडी, ठीक है। तीसरा है जो क्लोरोटेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोऑरियोफेसिन्स, स्ट्रेप्टोऑरियोफेसिन्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस याद ही करना। हमारे पास में इसके लिए किसी भी तरीके की, अब ट्रिक तो क्या होता है, आई बिलीव इन ट्रिक, क्योंकि मैं अपने हिसाब से अपने लिए बनाऊं, ठीक है। तो आपको कैसे याद करना है, मैं तो एज इट इज ही याद कर लूं, ठीक है। आपको कैसे याद करना है, कैसे ट्रिक इस्तेमाल करनी है, आपकी सहूलियत के हिसाब से वो आप बना सकते हो। पर इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, नाम के साथ ही क्या है, उसके माइक्रोब्स का लमसम नेम है, ठीक है। तो जो नहीं है बस वही तो याद रखना है, ठीक है। मैंने पेनिसिलिन बोला तो पेनिसिलियम आ गया, स्ट्रेप्टोकोकस बोला, स्ट्रेप्टोमाइसिन बोला तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसिस आ गया, वहां तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं। मैंने इरेथ्रोमाइसिस बोला तो उसके लिए इरेथ्रोसस आ गया या इरेथ्रोस हो गया। देन वेंको के लिए फ्लोरिडी आ गया। अब वेंको के लिए मुझे अलग से याद रखना है फ्लोरिडी, ठीक है, स्ट्रेप्टोफ्लोरिडी। देन इसके बाद में अपन बात करते हैं क्लोरो टेट्रासाइक्लिन आ गया, तो उसके लिए जो है वो ऑरियोपेशियंस आ गया, अलग थोड़ा सा। इसके अलावा टेरामाइसिन हो गया, तो टेरामाइसिन के लिए जो होता है वो राइमोसस आ गया, ठीक है। तो इसको कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे तेरा है, ठीक है, तेरा है, तो कैसे याद करोगे? चलो तुम मुझे बताओ यार, इसकी कैसे ट्रिक बनाते हैं। आई एम नॉट गुड इन ट्रिक्स, सो बताओ कैसे याद करते हो आप लोग। मैं तो आंखों और विजुअल कानों को ही है ना इतना मतलब वर्क करवाती हूँ कि वो साउंड मैच करवा जाता है। मैं तो बताओ कैसे बनाओगे इसको, कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हो क्या? ऐसे बनाते हैं क्या? थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिकी हो जाएगा ऐसे एक दूसरे को जोड़ जोड़ के बनाने का, ठीक है। ऐसे बना सकते हो वैसे, जैसे मुझे, मैंने अलग कर रखा है कि वेंको बनाऊंगी तो उसके अंदर फ्लोरिडी का यूज होता है, वो मेरी लर्निंग। आपकी लर्निंग में आप इसको कैसे ऐड कर सकते हो वो आपके हिसाब से
कर सकते हो, ठीक है। बट एट द एंड आई वांट रिजल्ट, कि आपको याद होना चाहिए। ऐसे याद करो कि ऐसे याद करो कि कैसे भी याद करो, ठीक है। यस, नींद में भी अगर मैं सवाल कर लूं तो आपको उसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। यस मैम, बट अभी किसी को लुईस क्वेश्चन भी याद नहीं आ रहा था, ठीक है। वेरी बैड, ठीक है। एंड डोंट लाफ, क्या मैम पकड़ लिया, बैठे बैठे वहां पर हंसना नहीं है। नेक्स्ट टाइम राइट आंसर करना है, करेक्ट। सो वेरी गुड। हम यहाँ पे आज इनको एज एज इट इज याद रखेंगे। तब तक के लिए आपने क्योंकि मेरी क्लास को इतने पेशेंस के साथ सुना, तो थैंक यू, ठीक है। एंड गुड नाइट। कल मिलते हैं। कल प्रोबेबली आई विल टेक ऑफ, सो फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, है ना। ओके, वॉट एवर कल क्लास का ऐसा है, आई विल इन्फॉर्म यू 2 to 3 hours बिफोर। ओके, ओके विथ मी यू गाइस। ओके, सो चले आज के लिए। ओके ओके, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी आपको ग्रुप में। और अगर इफ आई एम गोइंग टू टेक अ क्लास, प्लीज ज्वाइन दिस क्लास, ओके, ताकि हमें किसी भी तरीके का ब्रेक ना मिले, है ना। ओके, कंटेंट पीछे ना छूटे। ओके, सो गुड नाइट अगेन एंड गुड बाय। थैंक यू सो मच।